हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों पर क्लीन स्वीप करने के भाजपा के सपने पर कांग्रेस ने ब्रेक लगाते हुए 11 सीटों पर कब्जा जमा लिया। 4 तारीख को 4 जून को यानी आज से 8 दिन पहले ये चीज क्लियर हो गई और कहा जाता है कि इस कामयाबी के पीछे किसी खास शख्सियत का हाथ और वजूद होता है। वो क्या है, आज बात होगी उस पर भी। और आज बात होगी भाजपा के 100 दिन के रोड प्लान की, एक वो प्लान जिस पर केंद्र की भी नज़र है और राज्य की भी नज़र है कि आखिर देश और राजस्थान में भाजपा का क्या है 100 दिन का प्लान। और आज बात होगी कांग्रेस नेता सचिन पायलट की, जिनके लिए अब चर्चाएं ये हैं कि एक बार फिर वापस उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, या इसे यूं कहें जोश दिखा दिया, या यूं भी कह सकते हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर जनता के सामने, राजस्थान की आम आवाम के सामने पेश कर दी। बहरहाल आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद होंगे कांग्रेस से भरत मेघवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश चौधरी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेघवाल जी, सबसे पहले एक तो 11 सीटों पर 0 से 1 और 11 जो आपने किया, उसके पीछे की संक्षेप में एक बार कहानी बता दीजिए, फिर आगे चलेंगे। नहीं, देखिए, राजस्थान में अगर बात की जाए तो 2014 और 2019 के अंदर 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने दी। लेकिन हमने देखा कि जो सांसद थे उन सांसदों ने काम नहीं किया, उन सांसदों की उन क्षेत्र के अंदर किस तरीके से अवहेलना की गई। और हमने ये भी देखा कि कुछ सांसदों को विधानसभा चुनाव में भी टिकट दिए गए और उस टिकट में क्या हुआ, उनको हार का परिणाम मिला। साथ ही पूरे देश के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की और प्रथम चरण के चुनाव के बाद हमने देखा कि किस तरीके से एक माहौल बनता चला गया, क्योंकि सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मांगने का काम किया गया था। जनता को जो मुद्दे थे उन मुद्दों से भटकाने का काम किया गया। उसी का परिणाम रहा कि राजस्थान के अंदर जो 11 सीटें थी वो 11 सीटें कांग्रेस ने जीती और कुछ सीटें ऐसी थी जो बहुत ही कम मार्जिन से हमने हारी। आपने देखा होगा कि जो अर्जुन राम मेघवाल जी सांसद थे वो जहाँ 1.5-2 लाख मतों से जीतते थे वो 55,000 पर आ गए। जयपुर ग्रामीण सीट जो 4.5 लाख से जीतते थे वो 1600 से हमने हारी। उसका कहीं ना कहीं कारण अगर आप देखेंगे तो किसान का जो आंदोलन रहा, अग्निवीर जो ऐसी एक योजना लेकर आए जिससे कि जो फौज में व्यक्ति जाता था उसका मनोबल टूटा। और इसके अलावा जो राजस्थान के अंदर ज्योति मिर्धा और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशियों ने संविधान को खत्म करने की बात कही, वो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आने लगी। ठीक, चलिए राजेश जी, आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह गई, क्योंकि जो सपना था वाकई उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा? प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं देश और प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने तीसरी बार 3.0 मोदी सरकार बनाई, क्योंकि उनके वोट के कारण ही ये संभव हो पाया है। और देश आज़ाद होने के बाद में जवाहरलाल नेहरू जी के बाद ये सेकंड व्यक्ति हैं श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। जहाँ तक बात ये कर रहे हैं कि 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने क्यों लूज़ की राजस्थान में, उसके पीछे मेरा इतना सा है कि हमारा जो आकलन था, जहां जहां हमने सोचा था कि भाई हमें वोट प्रतिशत बढ़ेगा, परंतु कांग्रेस ने और अन्य क्षेत्रीय दलों ने जातिवाद का जहर घोला, आरक्षण को समाप्त करने का जहर घोला और उसके कारण जनता गुमराह हो गई। हमारी 11 सीटें हम कमजोर पड़ गए। परंतु उसके बावजूद भी आप देखो, नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान पे विश्वास किया और पुनः 4 केंद्रीय मंत्री बनाए और एक 5वां जिसे हम भूल नहीं सकते हैं वो है वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव, जो भी राजस्थान से राज्यसभा में गए। और इस प्रकार पूरे 5 मंत्री केंद्र में राजस्थान से हैं और वो पांचों मंत्री और डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार मिलके पूरी राजस्थान की जनता का विकास करेंगे। जिसमें जैसे ही देखिए, जैसे ही 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, भजन लाल जी ने शपथ ली। शपथ लेते ही 0 टॉलरेंस पावर पे काम करते हुए सबसे पहले युवा पीढ़ी का ध्यान रखा और पेपर लीक पे लगाम लगा के, और देखिए वही वीके सिंह हैं जो डीजी हैं एसीबी के, ये कांग्रेस सरकार में भी थे, ये बीजेपी सरकार में भी थे, परंतु उस समय खुलकर काम नहीं कर पाए। चूंकि अशोक गहलोत जी स्वयं गृह मंत्री थे, इसलिए उन्होंने सबकी लगाम खींच रखी थी। परंतु जैसे ही बीजेपी सरकार आई, उन्होंने 0 टॉलरेंस पावर पे काम करते हुए डीजी साहब को खुला निमंत्रण दे दिया कि आप जो लीगल काम है वो करिए। इसके कारण ही मैं आज कह सकता हूं कि राजस्थान की भाजपा सरकार युवा, महिला और हर वर्ग, किसान, हर वर्ग का अच्छा काम करेगी। उसी के फलस्वरूप ईआरसीपी भी हम उससे जोड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ सुरेंद्र सोनी भी जुड़े हैं, सहयोगी। सुरेंद्र, क्या लगता है, देखिए ये तमाम जो 11 सीटों पर जो यहाँ पर बात है वो तो अब
8 दिन गुजर चुके हैं और तमाम तरीके के बयान भी आ गए, लेकिन क्या अब लगता है कि कांग्रेस के लीडर सचिन पायलट ने अपना जोश दिखाना शुरू कर दिया वापस? बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा लाजमी है। और जो 11 जून की जो पूर्वी राजस्थान यानी कि दौसा इलाके में जो स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि और सर्वधर्म सभा की जो तस्वीरें नजर आई, उन तस्वीरों को देखने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ कायम खयानी की एक दो पंक्तियां याद आती है कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। अब आप देखिए कि सचिन पायलट को किस तरीके से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बिल्कुल दरकिनार किया गया था, लेकिन पायलट ने अपने हौसले, अपने जोश और तमाम हर एक चीज़ों को काबू में रखते हुए ताबड़तोड़ दौरे किए और पूर्वी राजस्थान की वो तमाम सीटें जो पायलट के जिम्मे थी, वो तमाम सीटें जीत करके आला कमान के सामने सचिन पायलट ने अपने आप को साबित कर दिया है कि हीरो हीरो होता है और बाकी जो भी जैसा भी रणनीति बनती है कांग्रेस की। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरीके से पहली मर्तबा, हालांकि 11 जून यानी कि हर साल 11 जून को स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि तो मनाई जाती है, लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट के ट्विटर हैंडल पर और सोशल मीडिया पर जो सूची वायरल की गई नामों की कि कितने नेता जो हैं वो इस पूरे पुण्यतिथि में पहुंचे हैं, मैं यहां पर आना चाहूंगा और मैं आंकड़े बताना चाहूंगा कि जैसे पहली मर्तबा यहां पर ऐसे आंकड़े जारी किए हैं जो राजस्थान की प्रदेश की जनता भी देखेगी तो वो चौंक जाएगी। इसी के साथ साथ कांग्रेस ने यहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। देखिए कि आता हूं सुरेंद्र एक बार आता हूं वापिस। मेघवाल जी, सबसे पहले मैं वापस इस विषय पे आऊंगा, लेकिन एक बार ये जानना चाहता हूं कि ये 100 दिन का प्लान जो बीजेपी का है वो क्या है, क्योंकि इस विषय को हम कंटिन्यू रखेंगे। देखिए प्रदीप जी, आपको पता हो कि 15 दिसंबर को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, उसके बाद उन्होंने एक पीसी की और पीसी करने के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ जो बयानबाजी की। उस समय आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन की कार्य योजना ला रहे हैं जो आचार संहिता से पहले पूर्ण कर ली जाएगी और सभी विभागों के अंदर काम किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि आचार संहिता लगने तक किसी तरह का एक टेंडर का भी काम नहीं हुआ। उसके बाद हनीमून पीरियड आ गया और माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके जितने भी कैबिनेट के मंत्री है वो सब इधर से उधर घूमने में लग गए, चुनावी प्रक्रियाओं में लग गए। और जब चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, सचिवालय में बेधड़क बैठकें लेते हैं, लेकिन उन बैठकों का जो परिणाम है वो धरातल पर नहीं उतर पाया। हमने देखा कि जब अभी जिस तरीके से हीट वेव आई, पानी की समस्या आई, बिजली की समस्या आई, इनके मंत्रियों के अलग बयान आए। किसी ने कहा कि मैं बालाजी थोड़ी हूँ जो मैं फूंक मारकर पानी निकाल दूंगा। जो मंत्री हैं बिजली विभाग के वो कहते हैं कि किसी तरह की कोई बिजली की समस्या ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी कोई और बात कहते हैं। तो जो 100 दिन की कार्य योजना थी वो सिर्फ कागजों में बनकर रह गई। उसके अतिरिक्त अगर ये धरातल पर होती, धरातल पर उतरती और जनता को अगर लाभ मिलता तो देखा जाता 180 दिन हो चुके हैं मुख्यमंत्री जी को शपथ लिए हुए, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। तो ये जो 100 दिन की कार्य योजना थी सिर्फ और सिर्फ धरातल पर और सिर्फ एक सचिवालय के कमरे तक निर्भर रह के रह गई। अगर ये धरातल पर ग्रास रूट पर जाकर एग्जीक्यूट होती, अगर इनके कर्मचारी और अधिकारी वहां पर एग्जीक्यूट करते तो कहीं ना कहीं लगता कि जनता को उसका फायदा मिला। ठीक है राजेश जी, क्या लगता है कि क्या वाकई कांग्रेस ने हालांकि 11 सीटें तो ले ली, लेकिन अब लगता है कि वापस जो पहले जो चर्चाएं और जो मुद्दे चलते थे कि पायलट वर्सेस गहलोत वाली जो कहानी चलती थी, क्या उसकी शुरुआत नजर आती है आपको? प्रदीप जी, सबसे पहले तो 11 जून को स्वर्गीय राजेश पायलट जी की जयंती थी, मैं नमन करता हूं उन्हें। परंतु आप हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो सबने देखा सचिन पायलट के संग कौन कौन लीडर थे, लेकिन दूसरा पहलू भी था, ना अशोक गहलोत जी वहां थे और ना ही उनकी टीम का कोई व्यक्ति वहां था। तो आज भी चुनाव वो हार चुके हैं, एमएलए हार चुके हैं, एमपी हार चुके हैं, लेकिन आज भी अदावत वही पुरानी है। आज भी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। तो ये कैसे विकास करेंगे, कैसे जनता के बीच में जाएंगे, क्या कहेंगे जनता के बीच? आज भी वही परिदृश्य है जो मैं याद करता हूं जब अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट को कहा था नाकारा निकम्मा। ये उसी की परिणति है कि आज भी उनके पिताजी की पुण्यतिथि, जो एक बहुत अच्छे राजनीतिक व्यक्ति थे, देश में केंद्रीय मंत्री भी रहे, उन तक की क्या पुण्यतिथि में नहीं जा सकते थे वो? कितनी शर्म की बात है ये कांग्रेस के लिए और अशोक गहलोत और उनकी टीम के लिए। भरत जी, क्या लगता है कि वर्तमान 8 सांसद, निवर्तमान 25 विधायक, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक 36, प्रदेश के बड़े जनप्रतिनिधि 20, पायलट के समर्थक और जनता लगभग 20 से 25 हज़ार और सांसद प्रत्याशी 3, ये सूची जारी की जाती है कि यहाँ पर इस श्रद्धांजलि सभा में ये लोग मौजूद रहे। अच्छी बात है, राजेश पायलट एक बड़े लीडर रहे हैं और हमने भी उनको काम करते हुए देखा है उस दौर में।
लेकिन ये जो सूची जारी करने का जो अंदाज है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि चौधरी जी थोड़ा सा अपडेट हो। जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, वो जब चंडीगढ़ गए थे तो उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई और वो अभी घर पे ही बेड रेस्ट पर है, वो कहीं जा नहीं सकते, ना आम लोगों से मिल सकते हैं। तो ये जो कहना है कि उस दिन वो राजेश पायलट जी, स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर नहीं गए, तो वो इसका कारण ये था। रही बात दूसरी, देखिए ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जब सांसदों के चुनाव के रिजल्ट आए और हमने 11 सीट जीती, उसके बाद एक तरीके से लोगों में जोश था, उमंग था। और राजेश पायलट जी जो सांसद रहे दौसा से, जिस तरीके से उनका वहाँ पर एक वजूद रहा, और उसके बाद पायलट साहब ने भी पूरे राजस्थान में, पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया। अभी मैं सुन रहा था जब आपके संवाददाता जो कह रहे थे कि किस तरीके से उनको अवहेलना की गई, मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई अवहेलना की गई। जो वो स्टार कैंपेन थे, उन्होंने हरियाणा में, दिल्ली में, हिमाचल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर हर एक जगह जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। राजस्थान में नहीं गए वो। देखिए जब बड़े नेता होते हैं, बड़े नेता का जरूरी नहीं है कि हर एक जगह वो जा सके। अगर जैसे गोविंद सिंह डोटासरा जी वो पंजाब गए थे लेकिन वो हिमाचल नहीं जा सके, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हिमाचल से उनकी कोई अदावत रही होगी। जिस नेता को जहां पे समय मिल पाता है, जहां वो जा पाता है, वो जाता है। लेकिन परिणाम क्या निकला, हमें देखना पड़ेगा परिणाम। राजस्थान में हमने 11 सीटें जीती, डबल इंजन की सरकार, जिसे 6 महीने काम करते हुए हो गए थे। पूर्वी राजस्थान, जहां ईआरसीपी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सीपी जोशी जी ने, जल शक्ति मंत्री जी ने किस तरीके से बड़ी बड़ी रैलियां करी। यमुना जल समझौते के ऊपर आपने झूठा प्रचार किया, लेकिन क्या हुआ, आप चूरू हारे, आप झुंझुनू हारे, आप सीकर हारे, दौसा हारे, सवाई माधोपुर हारे, आप उन तमाम एरिया को हारे जहां पर आपने ईआरसीपी का नाम लिया, जहां पे आपने यमुना जल समझौते का नाम लिया। अभी आपने कहा कि हमें मंत्री पद दिया गया, कौन सा मंत्री पद दिया गया? जल संसाधन मंत्री जी को तो डिमोशन कर दिया, उनसे तो जो मंत्री पद था वो वाला तो ले ही लिया, और आपको ऐसा कोई वन विभाग जैसा, पर्यटन विभाग जैसा आपको पद दे दिया। राजस्थान में सबसे ज्यादा जरूरत थी बिजली की, राजस्थान में सबसे ज्यादा जरूरत थी जल की। अगर वो पद हमें दोबारा मिलते तो हमें लगता कि ईआरसीपी के ऊपर कोई बात हुई थी, यमुना जल समझौते के ऊपर बात की गई थी। और दौसा के अंदर जो पायलट साहब के साथ लोग गए हैं, ये यही परिणाम है कि कांग्रेस मजबूत है। राजस्थान में आज आप चुनाव करा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। और ये जो उपचुनाव होने वाले, उस उपचुनाव में भी आप देखिएगा कि कांग्रेस बहुमत के साथ जीतते हुए आएगी, क्योंकि आपने सिर्फ आरोपी की राजनीति की, आपने धरातल पर एक भी ऐसा काम नहीं किया। मैंने कहा ना, एक सिंगल टेंडर आप नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी की आप बात करते और सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी की बात करते। मैं पूछना चाहता हूं, झालावाड़ के बाहर क्यों नहीं वसुंधरा राजे जी निकली? मैं पूछना चाहता हूं, सतीश पूनिया जी कहां गायब थे? मैं पूछना चाहता हूं, राजेंद्र राठौड़ जी का क्या कद था? क्यों नहीं राजेंद्र राठौड़ जी सारी जगह गए? क्यों किरोड़ी लाल मीणा जी ने इस्तीफे की बात की? क्यों जब कैबिनेट मंत्रियों ने अपने पद हार गए? टोंक सवाई माधोपुर के अंदर आपके कैबिनेट मंत्री, जल मंत्री और सारे मंत्री हैं, आपके क्या नाम है, शिक्षा मंत्री है, क्यों आप वो सारे सांसदों के जो चुनाव थे ये आप हार गए? तो जो अदावत की बात आप भारतीय जनता पार्टी कर रही है कांग्रेस के लिए, मुझे लगता है कि अंदरूनी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो अदावत कांग्रेस की बात कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जिसका परिणाम स्वरूप आप पूर्वी राजस्थान, जहां आप जीत की बात कर रहे थे, वहां बुरी तरीके से हारे। राजेश जी, क्या लगता है ये तमाम जो चीजें भरत जी यहाँ पर कह रहे हैं? भरत जी ने जो बात बताई, मैं एक एक का जवाब देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि के बारे में, अशोक गहलोत जी की स्लिप डिस्क थी। अशोक गहलोत जी हर एक चीज पे ट्विटर करते हैं, एक ट्वीट कर देते, शोक संदेश भेज देते, पर उन्हें नहीं करना था, उन्हें शोक श्रद्धांजलि नहीं देनी थी। नंबर 2, इन्होंने ये कहा कि साहब ईआरसीपी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की योजना थी, उनके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी, और पिछली अशोक गहलोत सरकार ने जब उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो चूंकि देखिए ये योजना 2 प्रदेशों की है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, जब तक 2 स्टेट्स एग्री नहीं होते कोई भी योजना फलीभूत नहीं होती। परंतु जैसे ही मध्य प्रदेश में, राजस्थान में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने, ईआरसीपी योजना अमल में लाई गई, और उसके साथ ही यमुना जल समझौता भी हुआ। तो राजस्थान में शीघ्र 13 जिले नहीं, पूरे राजस्थान की जनता को जल भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, और जो भ्रष्टाचार पे रोक भी होगी। कब तक मिल जाएगी? शीघ्र अतिशीघ्र। देखिए, हमने अभी 5 महीने में ही सरकार बनाई, और 5 महीने में स्पीडली हम चल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, आपने एक छोटी सी, मैं आपको बात बताता हूं, छोटी बात को इतना सेंसिटिव लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर राजस्थान से गई हुई बस पे आतंकवादियों ने अटैक किया, चोमू के 4 जनों की डेथ हुई,
भजनलाल जी ने तुरंत दोनों परिवारों को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता चोमू में प्रदान की। चोमू में धरना प्रदर्शन किया गया, 4 घंटे से ज्यादा विधायक बैठे। अरे और आपके किस यहाँ तो तरीके कुछ से भी नहीं कांग्रेस होता था, ने- आपके किस यहाँ तो तरीके से सुनवाई नहीं होती कांग्रेस थी, ने- हमने सुनवाई तो कांग्रेस ने करी। उनका जो कांग्रेस ने सुनवाई मान सम्मान करके रखा, तुरंत उनको, जिसकी वजह से 50 लाख अब दिए आप आपने। सुनना नहीं आपने चाहते आगे हैं। चलकर कुछ नहीं दिया। दिए भाजपा सरकार ने, दिए राजस्थान सरकार ने। मैं यही बात कहना चाहूँ, छोटी सी छोटी बात पे हमारे मुख्यमंत्री जी ध्यान रखते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। सचिन शर्मा को क्या दिया? जो एसएमएस में गलत ब्लड चढ़ने की वजह से मर गया था, उसको क्या दिया? राजेश जी, आप कह रहे हैं कि तुरंत एक्शन में जी। लिया, ठीक है, 50 लाख की घोषणा की। 7 घंटे अगर शव वहां पर गाड़ी में रखे रहते हैं इस तपती दोपहरी में, और वहां पर हजारों लोगों की तादाद इकट्ठा होती है, नारेबाजी होती है, जो माहौल पैदा होता है, किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो लोग घूमने गए थे, उन्हें पता नहीं था कि उनके बच्चों की वहाँ पर डेड बॉडीज जाएगी। एक काफ़ी दुखद घटना है और सभी के लिए है ये, यहाँ पर कोई राजनीति वाली बात नहीं है। लेकिन एक छोटा सा सवाल, जब आपने जिक्र किया है उस बात का, केवल एक छोटा सा सवाल जो जहन में उठता है कि अगर गवर्नमेंट को करना होता है, उनको सारी कुछ पहले से पता है कि बॉडी यहाँ जयपुर में आनी है, जयपुर से चोमू जानी है, और लोगों में गुस्सा भी होगा, आतंकवादी घटना हुई है, उसमें मारे गए, फिर 7 घंटे 8 घंटे और ये जो पूरा माहौल, फिर इसकी ज़रूरत नहीं थी। या तो तुरंत एक्शन करते और अगले 1 घंटे में जो भी चीज़ें होती अधिकारियों को क्लियर कर देते। प्रदीप जी, वर्तमान भाजपा सरकार, राजस्थान की सरकार इतनी सेंसिटिव है, तुरंत प्रभाव से कर दिया। जबकि इसके विपरीत कांग्रेस में आप देखेंगे ना, तो केवल और केवल तुष्टीकरण की नीति थी। अगर अल्पसंख्यक कोई व्यक्ति कहीं पीड़ित हो जाता, कहीं डेथ, जिसके मैं इकबाल नाम लेना चाहूंगा, तुरंत 50 लाख रुपए, तीनों विधायक, वहां के लोकल विधायक वहां पहुंच जाते हैं, रास्ते जाम कर देते हैं, एक डेयरी बूथ कर देती हैं। और इसके विपरीत उसी कांग्रेस सरकार के अंदर हमारे एक जिसको कहते हैं अखबार था, वो जब पैसे लेने जाता उसका गला काट दिया जाता, उसको 1 रुपया भी नहीं दिया जाता। ऐसे राजस्थान में बहुत सारे अनगिनत ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी बहुत सारी अनगिनत घटनाएं हैं जहां पर केवल और केवल कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की नीति की एक पक्ष को ही राजी किया था। सचिन शर्मा को कितना दिया? कितना दिया आप बताएंगे नवतेज टीवी के दर्शकों को? सचिन शर्मा को कितना दिया और डेथ का कारण क्या था? कॉज ऑफ डेथ क्या लिखा था आपने? अब देखिए, बताएंगे आप? हाँ जवाब बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सुरेंद्र जी, देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए चोमू वाले मामले में। हालांकि हमारा विषय दूसरा था, लेकिन यहाँ पर राजेश जी ने उसका जिक्र कर दिया। एक छोटा सा सवाल, जो कल पूरे दिन वहाँ पर जो माहौल बना था और जो तस्वीरें वहाँ से दिखाई गई, वहाँ क्या हाल था, वो थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल, देखिए, कल तमाम जो राजस्थान की प्रदेश की जनता ने भी देखा है और तमाम जो बड़ी तस्वीरें थी, हालांकि बड़े हुजूम के साथ प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के भी कई बड़े कांग्रेसी नेता लीडर वहां पहुंचे। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद सिर्फ एक तस्वीर जो पीछे, जिसकी पीछे सियासत छिपी हुई थी, उस सियासत को मैं सिर्फ 2 पंक्तियों में कहना चाहता हूं कि अपने ख्यालात की लेते हो तलाशी और अपने गिरेबान में, औरों के ख्यालात की लेते हो तलाशी और अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा जाता। अब देखिए कि सचिन पायलट किस तरीके से अब शक्ति प्रदर्शन के जरिए या सर्वधर्म सभा के जरिए वापस से उस मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस वक्त राजस्थान को सचिन पायलट की जहां जहां जरूरत पड़ी, वहां सचिन पायलट ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी होने के बाद भी उन्होंने राजस्थान की कमान संभाली। हालांकि हमने जब लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण हुए थे, तब भी हमने जिक्र किया था कि अगर सचिन पायलट अगर फिर से जालोर की सीट पर अगर जाते हैं और वहां अगर किसी सभा को अगर करते हैं, तो निश्चित तौर पर यहां पर वैभव गहलोत को एक बड़ी लीड मिल सकती है, क्योंकि सचिन पायलट के काफ़ी वहां पर समर्थक हैं। ऐसे कई लोग हैं जो अप्रवासी राजस्थान के हैं, लेकिन यहां पर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को सिरोही जालोर जाने से रोका, और रोकने के बाद तस्वीरें और परिणाम हम सबके सामने हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से सचिन पायलट ने शेखावटी क्षेत्र में और पूर्वी राजस्थान में अपना दबदबा कायम किया, वो रिजल्ट सबके सामने है। लेकिन अब कुल मिलाकर के यह है कि राजस्थान की राजनीति, या फिर यूं कहें कि सचिन पायलट की राजनीति का जो सूर्य है वो कहीं न कहीं तेज चमकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहां पर 11 सीटों में से अगर देखा जाए, अगर हम शेयर परसेंटेज को अगर हम बांटे, तो यहां पर 60% मेहनत जो है वो सचिन पायलट की दिखती हुई नजर आ रही है। इसीलिए कांग्रेस के खाते में जो है वो 10 सीटें जो है कांग्रेस लेकर के आती है और 1-2 सीटें जो है, 1 सीट जो है वो निर्दलीय लेकर के आते हैं। तो निश्चित तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस आला कमान यानी कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और ये तमाम बड़े जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द जो राजनीति घूम रही है कांग्रेस की,
अब सचिन पायलट का जो कद है वो कहीं ना कहीं आला कमान के सामने बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर अगले जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उन चुनावों में हम अभी से ये कयास लगाना शुरू कर दिए कि सचिन पायलट की अगर महत्वपूर्ण भूमिका अगर यहाँ पर रहेगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर काफी कुछ बदलाव के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बदलाव के संकेत होंगे और राजस्थान में अब लगातार आगे भी चुनाव होने हैं और कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरीके से जो माहौल है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि चोमू वाली घटना पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। यहाँ सबको एकजुटता दिखानी चाहिए क्योंकि देश का मामला है, देश की जनता का मामला है। यहाँ पर इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी वाली नहीं होनी चाहिए। जो भी होता है तुरंत यहाँ पर डिसीजन लिया जाना चाहिए। सरकार को वाकई संवेदनशील होना बेहद जरूरी है और आगे ये भी देखना होगा कि 100 दिन का जो प्लान है सरकार का वो कितना कामयाब होता है, कितने दिन और लगते हैं और कांग्रेस में वापस क्या फिर सचिन पायलट वर्सेज अशोक गहलोत की कहानी दोहराई जाएगी, ये देखना होगा। और आने वाले दिनों में तमाम तरह की ये जो तस्वीरें हैं वो भी साफ हो जाएगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी और भरत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।